हम सभी जिस भी कार्य को करते हैं उसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता अवश्य ही रहती है। यह संगठन एक मंडल के रूप में अपनी सेवाओं को समाज के साथ साझा करता है एवं समाज में अपने दायित्वों का सटीकता से पालन भी करता है। व्यापार मंडल भी एक ऐसा ही मंच होता है जो व्यापारियों के हित में विशेष कार्य करते हुए बाजार को संचालित करने का कार्य करता है। इस मंडल का सामान्य जन समुदाय पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है यह जानना भी हम सभी के लिए आवश्यक होता है। अपने इस अध्याय की यात्रा में हम यही जानने का प्रयास करेंगे जो सारांश में हमें इस मंडल का एक स्वरूप प्रदर्शित करने का कार्य करेगी। तो चलिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 8 व्यापार मंडल। प्रत्येक व्यवसाय अथवा व्यापार को एक विशेष समिति के माध्यम से किया जाता है जिसे व्यापार मंडल के रूप में जाना जाता है। हम सभी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए किसी न किसी रूप में वस्तुओं का उपयोग करते ही रहते हैं। यह वस्तुएं हमें बाजार से खरीदने पर प्राप्त होती हैं। खरीदने के लिए हमें जिस धन की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें व्यवसाय करना पड़ता है। व्यवसाय के रूप में हम अपनी सेवाओं को सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत रूप से समाज के साथ साझा करते हैं। हम चाहे जिस भी रूप में अपनी सेवाओं को साझा करें परंतु मूल रूप से हम एक कर्मचारी ही बनते हैं। एक कर्मचारी के रूप में हम अपनी मानसिकता को एक सीमित सीमा क्षेत्र में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुणों को समाज के साथ सही अर्थों में साझा कर सकें। धीरे धीरे हम अपने विशेष गुणों एवं योग्यताओं को भूलते चले जाते हैं और हमारा पारंपरिक ढांचा ध्वस्त होता चला जाता है। हमारा पारंपरिक ढांचा जिसमें नाई, मोची, लोहार, कुम्हार, बढ़ी, सफाई कर्मी, श्रमिक, सिलाई कर्मी, बर्तन निर्माता इत्यादि सम्मिलित होते हैं, वह सभी धीरे धीरे अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं। इसका कारण इन सभी वर्गों के घटते ग्राहक एवं सीमित आमदनी होती है। प्रत्येक वर्ग अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है जिससे वह उच्च कोटि के जीवन का निर्माण कर सकें। इस आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करते करते लगभग सभी छात्र अपने पारंपरिक उद्योग एवं कार्यक्षेत्र से दूर हो जाते हैं। दूसरी ओर मशीनीकरण होने के कारण उनके अभिभावक भी बाजार से तालमेल बिठाने में कुछ कमी को अनुभव करते हैं। प्रत्येक नई पीढ़ी जब यह देखती है उनके अभिभावकों के द्वारा किए जा रहे व्यवसाय से कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है तो वह अपनी यात्रा बाजार की ओर करते हैं और दूसरे विकल्पों की खोज प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर वे किसी नौकरी को खोजते हैं जिसके माध्यम से उन्हें सरलता से धन की प्राप्ति हो सके। कुछ युवा अपने अभिभावकों से सहायता लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए निर्णय लेते हैं, परंतु प्रत्येक स्थिति में एक पारिवारिक आय का स्रोत बहुत अधिक प्रगतिशील नहीं रह पाता है। इस विषय पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम अपने मुख्य बिंदु पर पुनः लौट कर आते हैं। व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा वह सदैव लाभ के लिए ही व्यापार करता है। व्यापारिक सोच के अनुसार समाज के प्रति एक विशेष उत्तरदायित्व निभाना परम आवश्यक होता है जिसे कुछ व्यापारी निभाते हैं, परंतु अधिकांश व्यापारियों का उद्देश्य इससे कहीं अलग ही होता है। व्यापारियों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिसमें उत्पादक प्राथमिक स्तर पर आता है जो वस्तुओं का निर्माण आवश्यकता के अनुसार करता रहता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग जो तैयार उत्पाद को बाजार तक पहुंचाता है। तीसरे वर्ग में वह व्यापारी आते हैं जो उपभोक्ता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं और उनके लिए उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यह सभी वर्ग अपने अपने स्तर पर एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे मंडल कहा जाता है।
प्रत्येक मंडल में एक समिति का गठन किया जाता है जो व्यापारियों से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु बाजार, समाज एवं सरकारी संस्थाओं से तालमेल बनाते हुए कार्य करते हैं। इस व्यापारिक मंडल का दायित्व बहुत बड़ा होता है क्योंकि बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव को यह बहुत समीप से देखता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय से स्वयं को जोड़ते हैं तो हमें विशेष तौर पर उस व्यापारिक मंडल के विषय में पूछना आवश्यक होता है जिनके माध्यम से हम आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने यह समझा था कि MLM योजना के माध्यम से हमें एक अच्छा आर्थिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है। व्यापारिक मंडल का प्रत्येक सदस्य मूल रूप से बाजार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। वह कुछ ऐसी योजनाओं को बाजार में प्रस्तुत करता है जिससे से अधिक ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो सकें। परंतु उसकी मुख्य योजना अत्यधिक धन लाभ की ही होती है। एक सामान्य ग्राहक उसकी इस योजना को सही अर्थों में नहीं समझ पाता है। वह अनायास ही अपना समय एवं ऊर्जा व्यर्थ में गवा देता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक अच्छी जीवन शैली की कल्पना होती है जिसके लिए वह भरसक प्रयत्न भी करता है, परंतु सही दिशा निर्देश न होने के कारण वह सदैव भ्रमित ही रहता है। एक सरल उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति भी एक योजना होती है। इसके अंतर्गत यदि आप सही अर्थों में कार्य करते हैं तो आपको एक सम्मानजनक धनराशि प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होने लगते हैं। हमें केवल प्राप्ति के विषय में ही योजनाओं से अवगत कराया जाता है, परंतु प्राप्ति के उपरांत उनका उचित उपयोग करना हमें कोई भी नहीं बताता है। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन उतार चढ़ाव को देखता रहता है, अर्थात हम स्थिरता से दूर ही रहते हैं। जब हम धनराशि को प्राप्त करते हैं तो प्रारंभिक अवधि में हम उसका भरपूर आनंद भी लेते हैं, परंतु समय बीतने के साथ साथ वह आनंद हमें अस्थिर करने लगता है। व्यापारिक मंडल इस उपताह का भरपूर लाभ उठाता है। वह अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे समक्ष धन को उपयोग करने का मार्ग प्रस्तुत करता है। हम इन योजनाओं को वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं और छोटे से स्वार्थ के लोभ में हम अपना समय एवं धनराशि को व्यर्थ में ही गवा देते हैं। व्यापारिक मंडल का तो विशेष कार्य ही यही होता है कि वह अधिक से अधिक उत्पादों को बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। कई प्रकार के विकल्प जब उपभोक्ताओं के समक्ष उपलब्ध होते हैं तो वह किसी एक का चयन सरलता से करते हुए गौरवान्वित भी होते हैं, किंतु मूल रूप से यह नहीं समझ पाते हैं उनकी एकत्र धनराशि व्यर्थ हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए अधिकांश लोग इस प्रकार के प्रलोभनों में सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। एक ओर तो उनको इस व्यवसाय का सही ज्ञान नहीं होता है एवं दूसरी ओर वे उत्पादों की खरीद बेच को ही व्यापार समझ लेते हैं। पारंपरिक बाजार में जिस प्रकार एक फुटकर व्यापारी लोगों को अपनी दुकान के द्वारा सामान उपलब्ध कराता है और लाभ अर्जित करता है, ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को प्रेरित किया जाता है। व्यापारिक मंडल बहुत सटीकता से लोगों की मानसिकता को आकर्षित करता है और बहुसंख्यक समाज को सदैव उलझा कर रखता है। मूल रूप से नेटवर्क व्यवसाय में कार्य कर रहे लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता है कि वे कर क्या रहे हैं। उनके समक्ष तो सपनों के रूप में प्रलोभनों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक लंबी अवधि तक कार्य करने के उपरांत जब लाभ की मात्रा धीमी गति में परिवर्तित होने लगती है तो यह व्यापारिक मंडल प्रोत्साहित करने वाले मंच प्रदान करता है। इस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे अधिकांश लोग प्रभावित हों और एक नए उत्साह के साथ पुनः अपने कार्य को प्रारंभ कर सकें।
नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कर रहे कुछ लोग चतुर बुद्धि के होते हैं और वे एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने में सफल भी होते हैं। यह लोग एक अच्छी धनराशि अर्जित कर लेते हैं और सदैव आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, परंतु यह प्रतिशत न्यूनतम ही होता है। लगभग 5 से 7% लोग ही वर्तमान में नेटवर्क मार्केटिंग का लाभ उठा रहे हैं और बाकी लोग केवल और केवल भाग रहे हैं। एक कहावत भी प्रचलित है कि प्रत्येक युद्ध केवल विजय प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। अर्थात व्यापारिक मंडल अपनी ओर से बिल्कुल ठीक है। व्यापार का दूसरा शाब्दिक अर्थ ही लाभ अर्जित करना होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में इस कार्य को किया जाए अथवा नहीं, क्योंकि एक ओर तो इस व्यवसाय के द्वारा बड़ी बड़ी बातें प्रलोभनों के रूप में लोगों से की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सफलता प्रतिशत बहुत कम ही होता है। व्यापारिक समाज एक विशेष बिंदु को बलपूर्वक लोगों के समक्ष रखता है। केवल 5% लोग ही सफल मानसिकता के लिए कार्य करते हैं और 95% लोग जीवन भर संघर्ष ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति इसे सही मानकर 5% की जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए अपना श्रेष्ठ लगा देता है। 99% लोग जीवन भर 5% की दौड़ में सम्मिलित रहते हैं, परंतु इसे प्राप्त नहीं कर पाते। बाजार की यह व्यवस्था वर्षों वर्षों से इसी प्रकार सामान्य जनता को मूर्ख बना रही है एवं कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा इस पर विशेष पुस्तकें भी लिखी गई है। एक विशेष योजना के अंतर्गत व्यापारिक समाज इन पुस्तकों को प्रचलन में रखता है, जिससे समाज सदैव भ्रमित ही रहे। यह जानकारी न्यूनतम लोगों के पास ही होती है कि किस प्रकार जीवन को सही अर्थों में सफल श्रेणी में रखा जा सके। भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली इसका श्रेष्ठ समाधान थी, जिसमें बाजार किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। अधिकांश लोग इस प्रणाली का उपयोग करके सरलता से सफल श्रेणी में प्रवेश कर जाते थे, परंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ढांचा कुछ इस प्रकार से तैयार कर दिया गया है कि जिससे शिक्षा भी बाजारीकरण के अनुसार प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा विशेष तौर पर योजनाओं का गठन भी बाजार के अनुसार ही किया जाता है, परंतु प्रश्न वही खड़ा है कि सफल जीवन शैली को किस प्रकार से समझा जाए एवं उसे प्राप्त करने का सही मार्ग प्राप्त हो सके। हम जब किसी भी व्यवसाय का चयन करते हैं तो मूल रूप से हम एक धन लाभ के विषय में ही सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क में धन लाभ को लेकर एक छवि का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। इस छवि के अंतर्गत हम धनराशि का अधिकांश उपयोग सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु ही करते हैं। एक ओर जब हम इन सुविधाओं को एकत्र करते हैं तो वहीं दूसरी ओर इनके रखरखाव हेतु हमें विशेष धनराशि की आवश्यकता भी होती है। इन सुविधाओं के चलते हम अनायास ही प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसका सीधा प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पर पड़ने लगता है और धीरे धीरे हमारा जीवन अस्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। हमारी अर्जित धनराशि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यर्थ जाने लगती है। यह सारा खेल व्यापार मंडल के द्वारा ही सजाया एवं प्रसारित किया जाता है। जब हम अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ बाजार के बदलते समीकरणों को भी जानना होता है, परंतु हमें सही अर्थों में धन का उचित उपयोग नहीं समझाया जाता। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी भी स्रोत के द्वारा धन अर्जित करते हैं तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना ही होता है। इसके उपरांत हम उन सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उपरांत हम अपनी एकत्र धनराशि को निवेश के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम पुनः बाजार की ओर ही देखते हैं। व्यापारिक मंडल अपने सूत्रों के द्वारा इस पूरे सूचना संग्रह को अपने अधीन रखता है।
वह एक ऐसी योजना की खोज सदैव करता है जिससे समाज चाहे जितना भी धन अर्जित कर ले उसे भ्रमित किया जा सके। उचित वित्तीय ज्ञान न होने के कारण अधिकांश लोग व्यापारिक मंडल की योजना के प्रवाह में सरलता से आ जाते हैं। व्यापारिक मंडल का सदैव यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक धनराशि का उपयोग लोगों के द्वारा उत्पादों को खरीदने में उपयोग किया जाए। इसका परिणाम यह होता है कि समाज अस्थिरता की ओर भ्रमण करना प्रारंभ कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में हमारे समक्ष एक उच्च श्रेणी की व्यावसायिक सोच विकसित की जा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष बिक्री एवं MLM उद्योग प्रचलन में होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि व्यापारिक मंडल हमारे अहित के लिए ही सोचता है, परंतु मूल रूप से अत्यधिक लाभ कमाना इनका विशेष उद्देश्य होता है। जिस प्रकार नदी के जल से जितना अधिक जल हम चाहे तो उसे एकत्र कर सकते हैं, परंतु यदि यह कला हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है तो यह मीठा जल समुद्र में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम एक श्रेष्ठ वित्तीय कार्य योजना का उपयोग करने में असफल रहते हैं तो हम अधिकांश धनराशि को प्राप्त करने के उपरांत भी उपयोग में नहीं ला पाते। नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा एक ऐसे मंच का गठन किया जाता है जिसमें हम वास्तविक अर्थों में धन के कई स्रोत पैदा कर सकते हैं और साथ ही हम अपने प्राचीन जीवन शैली को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इस व्यवसाय से जुड़ने का एक सही समय निर्धारित किया जाता है एवं यदि कोई व्यक्ति आयु को पार कर भी चुका होता है तो भी वह विशेष प्रशिक्षण के द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त कर सकता है। गुरुकुल पद्धति के अनुसार 15 वर्ष की आयु होते ही एक छात्र अथवा छात्रा को इस व्यवसाय से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ना आवश्यक होता था, अर्थात जो भी कुछ उन्होंने ज्ञान अर्जित किया हुआ होता था उसका समाज में किस प्रकार से उपयोग किया जाए इसका यथार्थवादी परिचय उन्हें दिया जाता था। परंतु वर्तमान में कोई भी शैक्षिक संस्थान इस विषय पर कोई विशेष कार्य नहीं करता क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई भी विशेष योजना नहीं होती है। परिणाम स्वरूप जब उनका शैक्षिक सत्र समाप्त होता है तो उन्हें समाज के विषय में वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता है और वे एक अपरिपक्व जीवन की ओर कदम रखते हैं। व्यापारिक मंडल को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए पूरा समाज ही एक उपभोक्ता के रूप में रहता है। व्यापारिक मंडल के ऊपर नियंत्रण लगाने का विशेष कार्य राज्य की व्यवस्थाएं करती हैं। व्यापारिक मंडल सदैव स्वायत्त भाव से कार्य करने का प्रयास करता है जिससे वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। वह सदैव यही प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से वह अपने आप को राज्य व्यवस्थाओं से अलग ही रखे। राज्य व्यवस्थाएं ही सदैव व्यापारिक मंडल पर अपना नियंत्रण बनाने की भरपूर चेष्टा करती है, परंतु इन दोनों के इस खेल में बाजार के अंदर सदैव एक भ्रमित कर देने वाला वातावरण बना रहता है। ऐसे वातावरण में एक सामान्य व्यक्ति उन विकल्पों को सही अर्थों में नहीं समझ पाता है जो उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग स्वयं को इस व्यवस्था के सामने निर्बल ही मानता है जिसका भरपूर लाभ व्यापारिक संघ उठाता है। प्रत्येक योजना मूल रूप से समाज कल्याण के लिए ही बनाई जाती है जिसमें तर्कसंगत नियमों को निर्धारित किया जाता है, परंतु इन नियमों की सही जानकारी समाज के एक बड़े वर्ग के पास नहीं पहुंच पाती है, जिससे समाज विकल्पों को सही अर्थों में उपयोग ही नहीं कर पाता। प्रत्यक्ष बिक्री, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, पारंपरिक बाजार इत्यादि कई योजनाओं पर कार्य किया जाता है, परंतु किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि के बौद्धिक स्तर की न्यूनतम भागीदारी होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र सदैव पीड़ित अवस्था में ही रहता है। धीरे धीरे स्वार्थ की भावना अधिक होने के कारण प्रत्येक वर्ग अपने अनुसार ही योजनाओं को उपयोग करने लगता है।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग वहां के उद्योगपति एवं व्यापारी ही निर्धारित करते हैं, जिनका उस देश की जीडीपी में बड़ा योगदान होता है। सरकार के सभी प्रयास इन्हें पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु एक अच्छे तालमेल के साथ यह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। सामान्य जनमानस पूर्ण रूप से इनकी योजनाओं को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रत्येक निवासी के पास इतना बड़ा बौद्धिक स्तर सदैव नहीं रह सकता कि वह ऐसी योजनाओं को गणित के आधार पर समझ सके। इसी कमजोरी का लाभ व्यापारिक मंडल करता है। आपको व्यापारिक मंडल की सोच अपने सरल जीवन में विकसित करने का अभी एक मार्ग निर्धारित किया गया है, जिस मार्ग पर चलने के उपरांत आप इस मंच को साझा कर सकते हैं। इस मार्ग का वास्तविक उद्देश्य सामान्य जनता से उच्च कोटि के बौद्धिक बल को अपने वर्ग के लिए उपयोग करना होता है। ऐसा करने के लिए योजनाओं का प्रस्तुतिकरण सीखना आवश्यक होता है। वर्तमान में जिन लोगों को हम लीडर अथवा कोच के रूप में देख रहे हैं, यह सामान्य जनमानस से निकले हुए बुद्धिजीवी होते हैं। कुछ बुद्धिजीवी जो व्यापारिक मंच के साथ अपनी सेवाओं को साझा करने के लिए सम्मिलित होते हैं, तो उनके साथ भी एक विशेष योजना के माध्यम से संबंध जोड़ा जाता है। उन सभी को यह प्रलोभन दिया जाता है कि वे व्यापारी पक्ष के विषय में अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए लोगों को तैयार करें। इसके लिए व्यापारिक मंडल सेमिनार, वर्कशॉप, काउंसलिंग सेशन नामक मंचों का निर्माण करते हैं। इन मंचों का उपयोग विशेष तौर पर एकत्र जन समुदाय के अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार करना होता है, और यह प्रयास किया जाता है उन्हें इनकी ऊर्जा के द्वारा अपने समुदाय में सम्मिलित कर लिया जाए। जन समुदाय की मानसिकता इस खेल को नहीं समझ पाती है और प्रश्नचित्र में स्वयं को बिकने के लिए समर्पित हो जाती है। यह खेल इतनी सरलता से खेल दिया जाता है कि सामान्य जनमानस ऊंचे स्वप्न देखते हुए इनके प्रभाव में आ जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सामान्य जनमानस के साथ किया गया यह खेल उनके लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सके। एक छोटा सा प्रयास पूरे व्यापारिक मंडल को सही दिशा देते हुए स्वयं का लाभ प्रदान कर सकता है। उस प्रयास का नाम है प्रारंभिक जानकारी एकत्रीकरण। जैसा कि हमने पहले भी समझाया था कि भारत की गुरुकुल व्यवस्था इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके माध्यम से हम सरलता से प्रत्येक बाधा को दूर करते हुए अपने जीवन को सही दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। हमारा अगला अध्याय इस विषय पर एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। हमारा एवं आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि स्वयं की प्रगति के साथ साथ सदैव समाज की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार से हमारे शिक्षा संस्थान हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारा बौद्धिक बल धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि हम समाज में ध्यान पूर्वक देखें तो जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल समाज को भ्रमित करना ही है। सदैव से ही एक अच्छे वक्ता का सम्मान किया जाता रहा है, परंतु वह अच्छा वक्ता किस वर्ग का समर्थन कर रहा है, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रति व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए सरल भाव प्राप्त कर लेता है तो उसका मानसिक पटल शीतलता का अनुभव करता है और वह किसी भी भ्रमित अवस्था में नहीं जाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय का मूल ज्ञान प्रदान करना है, इसलिए इस विषय पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य केवल अपने व्यवसाय को सही दिशा देते हुए प्रगतिशील बने रहना है। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।